स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेनम थर्ड ईयर वालों के लिए मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं वैसे क्वेश्चंस और उनके फुल डिस्क्राइब आंसर्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है अपगार स्केल। ठीक है, अपगार स्केल क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थर्ड ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा ही होगा। ठीक है, थर्ड ईयर वालों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग अभी मिडवाइफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मिडवाइफ में शिशु से संबंधित भी बात पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये जो है अपगार स्केल है वो शिशुओं से ही संबंधित होता है, जो कि एक स्केलिंग किया जाता है या उसमें स्कोर देखा जाता है कि बच्चा जो है वो किस तरह का है, स्वस्थ है अस्वस्थ है। ठीक है, तो ये एक स्केल का पैमाना होता है। ठीक है, तो जन्म के समय अपगार स्केल विधि से ही शिशु की दशा यानी कंडीशन ऑफ इन्फेंट का त्वरित आकलन किया जाता है। ठीक है, यानी अपगार स्केल द्वारा ही शिशु की जो दशा होती है जन्म के समय उसका आकलन किया जाता है। यह जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद व जन्म के 5 मिनट बाद तक किया जाना चाहिए। इस स्कोरिंग में शिशु के 5 जो वाइटल साइन होते हैं, जिसमें हार्ट रेट, रिस्पायरेशन रेट, पेशीय तान्यता, उत्तेजनशीलता व शिशु के रंग का मूल्यांकन कर उन्हें 0, 1 व 2 अंक प्रदान करना चाहिए या प्रदान किया जाता है। इनका कुल योग जो होता है वह 10 होता है। ठीक है, इनके योग से जन्म पर शिशु की दशा व तत्व संबंधी आवश्यक देखभाल की जानकारी मिलती है। ठीक है, 8 से 10 का स्कोर जो होता है वह नवजात की दशा जो होती है वो श्रेष्ठ मानी जाती है तथा वह जो होता है वह बाह्य गर्भाशयी जीवन से आसानी से समायोजन कर सकता है, यानी गर्भाशय से बाहर आने के बाद वह बाहरी जो वातावरण है उसमें आसानी से ये ढल सकता है, जिसका स्कोर 8 से 10 आया हो। अगर उसका स्कोर 5 से 7 इंगित कर रहा है तो वह नवजात को स्वतंत्र जीवन में मध्यम दर्जे की परेशानी जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें हो सकती है। दशा जो है वो ठीक ठाक रहती है, लेकिन बच्चे को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर किसी बच्चे का स्कोर अपगार स्केल जो है वो 5 से कम जाए तो इस स्थिति में शिशु को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब या इंट्यूबेशन वगैरह इसमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो अपगार स्केल जो है वो बच्चे की जो आकलन होता है कंडीशन का, उसका एक पैमाना होता है जिसमें हम लोग 0, 1, 2 अंक प्रदान करते हैं, जिनका कुल योग जो है वो 5 तरह का हम लोग इसमें वाइटल साइंस को चेक करते हैं, जिसमें हृदय की धड़कन दर, श्वसन दर, पेशीय तान्यता, उत्तेजनशीलता और शिशु का रंग जो होता है वो इसमें होता है, जिसका कुल योग जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, यानी पाँचों चीज़ का, पाँचों वाइटल साइंस का कुल योग जो होता है वो 10 होता है, जिसको हम लोग 0, 1 और 2 अंक प्रदान करते हैं। खराब के लिए 0, मध्यम के लिए 1 और सबसे अच्छा के लिए 2 अंक दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का स्कोर जो है यानी अपगार स्कोर 8 से 10 आ रहा है तो बच्चे को श्रेष्ठ दशा में माना जाता है। साथ ही वह बच्चा जो है वह बाह्य गर्भाशयी जीवन यानी माँ के शरीर के बाहर जो भी वातावरण मिलता है या माँ के शरीर से बाहर आने के बाद जो भी वातावरण मिलता है उसमें आसानी से समायोजित हो जाता है। अगर उस बच्चे का जो है स्कोर 5 से 7 आ रहा है तो वह नवजात जो है वो स्वतंत्र जीवन में मध्यम दर्जे की परेशानी पा सकता है। साथ ही उसका दशा जो है वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन बच्चे को तुरंत जो है ऑक्सीजन की सहायता पड़ती है। साथ ही अगर किसी बच्चे का स्कोर जो है यानी अपगार स्कोर 5 से कम जाए तो उस स्थिति में शिशु को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब, इंट्यूबेशन इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया अपगार स्केल। अब हम लोग बढ़ेंगे जन्म के पश्चात शिशु में होने वाले कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके तरफ। ठीक है, यानी द वेरियस बॉडी चेंजेस इन बॉडी ऑकरिंग आफ्टर बर्थ, यानी आफ्टर बर्थ क्या क्या परिवर्तन आते हैं शिशु के शरीर में उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो शिशु के जन्म के बाद प्रारंभिक 4 सप्ताह यानी 28 दिन उसके नवजात अवधि यानी न्यूनेटल पीरियड होते हैं। ठीक है, या ये बोलें कि न्यूनेटल जो पीरियड होता है वो 28 दिनों का होता है। इस अवधि में शिशु का वजन जो है वो 2 से 3 केजी तक तथा लंबाई जो है वो 16 से 18 इंच तक रहती है। शिशु जो है वो जन्म के बाद से लेकर और 28 दिनों तक, ठीक है, न्यूनेटल पीरियड में रहता है, जिसमें उसका वजन 2 से 3 केजी के आसपास रहता है। साथ ही उसका जो लंबाई है वो 16 से 18 इंच के आसपास रहती है। इस अवस्था में उसके द्वारा कुछ भिन्नता मिलती है। शिशु को गर्भ से सब कुछ भिन्न मिलता है। ठीक है, यानी उसको बाह्य वातावरण मिलता है जिसमें हर एक चीज़ जो है वो भिन्न मिलती है।
यद्यपि वह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा कई प्रकार के शारीरिक क्रियात्मक यानी फिजियोलॉजिकल तथा वातावरणीय यानी इन्वायरमेंटल परिवर्तनों को सहन करता है, जिसमें मुख्यतः फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं वो मैंने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें बच्चा जो है वो फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल परिवर्तन महसूस करता है। ठीक है, जैसे श्वसन क्रिया का आरंभ होना। ठीक है, बच्चा जो है वो पहली बार अपने नसिका छिद्रों से सांस ले पाता है। ठीक है, साथ ही वह सांस जो होता है वो फेफड़े में जाता है, जहाँ से वो घुल मिल कर और फिर से जो नॉर्मली जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वैसे उसमें सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी तक जो है वरा में एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा वह सांस ले रहा होता है या कोई भी खाद्य पदार्थ वगैरह ले पाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उस कंडीशन में वो अपने खुद के नसिका छिद्रों द्वारा ही सांस को ले पाता है। तो पहला चेंजेस जो हो गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उसमें श्वसन क्रिया का आरंभ होना। दूसरा, रक्त परिवहन तंत्र में परिवर्तन। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक जो है माँ के शरीर में अगर रहने पे बच्चा जो है वो एम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं उसको करता है, लेकिन जैसे ही वो शरीर से बाहर आता है तो उसमें दूसरा जो चेंजिंग होता है वह रक्त संबंधी या रक्त परिवहन तंत्र में परिवर्तन आता है। साथ ही तीसरा जो होता है वो पाचन तंत्र में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें जन्म लेने से पूर्व गर्भ में शिशु के सभी कार्य अपरा द्वारा होता है। जैसा कि मैंने बताया, जन्म लेने के बाद दूध चूसना, निगलना, इसको अवशोषित करना तथा मल त्यागना शिशु को ही करना पड़ता है। ठीक है, यानी जो भी क्रियाएं हैं वो शिशु द्वारा ही खुद ब खुद करना पड़ता है। अभी तक जो है वो शिशु जो है वो अपरा की मदद से या एम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से करते आ रहा था माँ के शरीर में, लेकिन जैसे ही वो शरीर से बाहर आता है वैसे ही उसको हर एक काम खुद से करना पड़ता है। ठीक है, शिशु का पहला जो मल होता है वो मिकोनियम होता है। याद रखिएगा लोग, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में ज़रूर पूछता है। शिशु का जो सबसे पहला मल जो निकलता है जन्म के बाद उसे हम लोग मिकोनियम बोलते हैं, और माँ का जो पहला दूध निकलता है किसी बच्चे को जन्म देने के बाद उसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, माँ का जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है बच्चों के लिए। और पहला जो शिशु का मल होता है उसे हम लोग मिकोनियम बोलते हैं, जो चिपचिपे काले हरे रंग का होता है। 3-4 दिनों तक शिशु माँ के स्तनों से स्रावित गाढ़ा पीला दूध, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, को ही पीता है, जो पोषक व विरेचक रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहला जो दूध होता है माँ का वो गाढ़े पीले कलर का होता है, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है बच्चों के लिए। साथ ही ताप नियंत्रक भी इसमें होता है। ठीक है, यानी बच्चे में शारीरिक परिवर्तन में एक और होता है थर्मल रेगुलेशन, जिसमें गर्भ में शिशु को उसके आवश्यकता अनुसार उचित तापमान उपलब्ध होते हैं, लेकिन जन्म के पश्चात वातावरण का तापमान कम हो जाता है, अतः शिशु को तुरंत सुखाकर वार्म क्लॉथ में लपेट देते हैं। ताप नियंत्रण के लिए शिशु को माँ के अंश से सटाकर वह स्तनों के निकट रखा जाता है। शिशु में वयस्क की अपेक्षा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म दोगुने रहता है, इस कारण शिशु में ताप हानि अधिक होती है। ठीक है, वयस्क की तुलना में शिशु में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होती है वो दोगुना होता है, इसी कारण शिशु में ताप से हानि बहुत अधिक होती है, इसीलिए बच्चे को उचित तापमान देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। साथ ही इसमें संक्रामक की रोकथाम के लिए भी पर्याप्त आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में जो है यह बच्चा जो है जब निकलता है माँ के शरीर से तो उस समय उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अविकसित रहती है, यानी विकसित हुई नहीं रहती है। तो इस कंडीशन में उसको जीवाणुओं से बचाने के लिए यह जरूरी होता है। साथ ही इसमें त्वचा में भी बहुत सारा चेंजेस आते हैं, जैसे लाल चकत्ते, फफोले बनना, ये सब उसमें आता है। साथ ही लगभग 10% शिशुओं में त्वचा से हल्की सी पीलापन की आभा झलकती है, जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह नियोनेटल लीवर के द्वारा अधिक बिलिरुबिन के बनने से होता है। ठीक है, नॉर्मली 10% बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पाए जाते हैं, जो कि अधिक मात्रा में बिलिरुबिन के बनने से जो लीवर में बनता है उसके कारण ये होता है। ठीक है, तो कुछ स्किन चेंजेस भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है शिशु मित्र चिकित्सालय नीति। ठीक है, यानी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, तो शिशुओं के जीवित रहने की अवस्था बनाने हेतु व एकनिष्ठ स्तनपान को प्रोत्साहित देने हेतु यूनिसेफ व विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, यूनिसेफ और WHO द्वारा सन 1991 में शिशु मित्र चिकित्सालय नीति का प्रारंभ किया गया। ठीक है, यानी WHO और यूनिसेफ ने मिलकर 1991 में ये जो है वो शिशु मित्र चिकित्सालय नीति को आरंभ किया था, जिसमें शिशु को जीवित रहने की अवस्था को बढ़ाना और एकनिष्ठ स्तनपान को प्रोत्साहित देना मेन उद्देश्य था। इस नीति का मूल जो उद्देश्य था उसमें विश्व में स्तनपान की कम होती जा रही आदतों के कारण शिशुओं की होने वाली मृत्यु को रोकना। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उनके ज्ञान व कौशल में वृद्धि कर
समाज में प्रथम 4 से 6 माह में एकनिष्ठ स्तनपान को ही बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, साथ ही इस नीति को 152 से अधिक देशों में लागू किया जा चुका है। इस नीति के अंतर्गत प्रथम 4 से 6 माह में अन्य पोषण से बचना, रमिंग इन वार्ड की आदत को प्रोत्साहित करना, साथ ही माताओं को स्तनपान के लाभ के बारे में शिक्षित करना, शिशु आहार निर्माताओं को माताओं तथा स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ से संपर्क करने से रोकना आदि इसमें लक्षित है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए शिशु मित्र चिकित्सालय नीति से संबंधित बात। आगे बढ़ते हैं, अगला है कौन से ऐसे मेन माइनर एलिमेंट होते हैं जो न्यूबॉर्न में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, दूसरा नाभिनाल का संक्रमण, तीसरा ओरल थ्रस या जिसे हम लोग मोनोलिएसिस बोलते हैं, साथ ही टिटनस नियोनेट्रम, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सब कुछ होते हैं माइनर एलिमेंट्स इन न्यूबॉर्न। ठीक है, न्यूबॉर्न में यानी अभी जो जन्मा बच्चा रहता है या हाल फिलहाल जो बच्चा जन्मा रहता है उसमें हम लोग ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम देखते हैं, साथ ही नाभिनाल का संक्रमण, मुंह के छाले या जिसे हम मोनोलिएसिस बोलते हैं, साथ ही टिटनस नियोनेट्रम, उल्टी, कब्ज और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सब कुछ माइनर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो अभी बच्चा जन्म लिया है या कुछ दिन हुआ उसको जन्म लिया। जिसमें पहला जो होता है वो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, जिसमें प्रसव के समय माँ की योनि से होने वाले संक्रमित स्रावों के कारण शिशु के नेत्र में संक्रमण हो जाता है, जो कि जन्म के 2 से 3 दिन बाद ये प्रकट हो जाते हैं या दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम जो होता है वो आंखों से संबंधित एक रोग होता है जो बच्चों में जब डिलीवरी हो रहा होता है उस समय माँ की योनि से अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्टिव डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके कारण शिशु के नेत्र में हो जाता है। यह जो है वो 2 से 3 दिनों बाद ही दिखाई देना शुरू होता है। ठीक है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। आगे है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के उपचार यानी ट्रीटमेंट को अब हम लोग देखेंगे। तो पहला, सर्वप्रथम इसका शीघ्र निदान आवश्यक है। दूसरा, निदान में देरी होने पर यह संक्रमण अधिक गहराई तक फैल सकता है। प्रत्येक नेत्र की अलग अलग गॉज पीस की सहायता से नॉर्मल सलाइन द्वारा साफ करना चाहिए। साथ ही चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्राइब आई ड्रॉप को नियमित समय पर आंख में डालना चाहिए। साथ ही आंख में होने वाले स्राव को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, इसमें जो है वो हमेशा जो है बच्चे के आंख से स्राव निकलते रहता है। ठीक है, साथ ही उसका आंख जो है वो हमेशा लाल रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसको अलग अलग गॉज पीस से और नॉर्मल सलाई द्वारा उसको हमेशा साफ सफाई बना के रखना चाहिए। ठीक है, साथ ही जो भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब आई ड्रॉप है उसको ही देना चाहिए नियमित समय पर। ठीक है, साथ ही शिशु को स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए। आंखों को हमेशा आंतरिक कैंथस से बाहरी कैंथस की ओर सफाई करना चाहिए, यानी अंदर से बाहर की ओर सफाई करना चाहिए। प्रत्येक आंख को सफाई करने के लिए अलग अलग रुई के फोहे या गॉज पीस का उपयोग करना चाहिए। साथ ही आंखों को साफ करने के पश्चात ही इसमें आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट को डालना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लोग आंख को साफ करें तो उसमें अंदर से बाहर की ओर सफाई करनी चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ नहीं। ठीक है, साथ ही उसको हमेशा साफ करके ही ऑइंटमेंट या ड्रॉप को डालना चाहिए और हमेशा उसको साफ रखना चाहिए और हमेशा जो है साफ करते वक्त अलग अलग गॉज पीस का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है नाभिनल संक्रमण यानी अम्बिलिकल इन्फेक्शन। नाभि रज्जु की पर्याप्त देखभाल न करने के कारण जो संक्रमण होता है उसी को हम लोग नाभिनल संक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक एम्बिलिकल कॉर्ड या एम्बिलिकल में होने वाला इन्फेक्शन होता है। अगला है एम्बिलिकल इन्फेक्शन के उपचार तथा प्रबंधन। तो इसमें पहला, नाभिनाल की कटिंग करने के लिए विसंक्रमित उपकरणों का ही उपयोग करना चाहिए, यानी डिलीवरी के समय जब हम लोग नाभिनाल को काटते हैं तो उस समय एसेप्टिक टेक्निक को अपनाना चाहिए। साथ ही नाभिनाल के स्राव की नियमित रूप से स्प्रिंट द्वारा सफाई करनी चाहिए। नाभिनाल का नियमित रूप से अवलोकन करना चाहिए ताकि संक्रमण के लक्षणों का शुरुआती अवस्था में पता लगाकर आवश्यक उपचार करना चाहिए। साथ ही स्टम्प को सूखा रखना चाहिए। शिशु के देखभाल के दौरान सख्त विसंक्रमण तकनीक का उपयोग करना चाहिए और एम्बिलिकल कॉर्ड के संक्रमण के बचाव हेतु इसे नाभि से पर्याप्त दूरी पर काटना चाहिए। ठीक है, काटने का जो रूल होता है उसमें लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक क्लेम करना चाहिए, साथ ही उसके बाद 2 सेंटीमीटर और दूर एक और क्लेम करना चाहिए और तब जाके बीच में काटना चाहिए। थी इसको एसेप्टिक टेक्निक द्वारा ही काटना चाहिए। साथ ही इसका हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए या देखभाल करके रखना चाहिए, तब भी हम लोग एम्बिलिकल जो इन्फेक्शन होता है उससे बच सकते हैं। अगला है ओरल थ्रस। ठीक है, ओरल थ्रस जिसे हम लोग मुंह के छाले बोलते हैं, जिसमें शिशु के मुंह के सेलेस्मिक कलम में सफ़ेद रंग के चकते बन जाते हैं। यह मुख गुहा यानी ओरल कैविटी में जीभ पर होने वाले फंगल संक्रमण होते हैं जो कैंडिडा एल्बिंस द्वारा फैलते हैं।
ठीक है। ओरल थ्रस्ट जो होता है वह कैंडिडा एल्बिकन्स नामक फंगस के कारण फैलता है, जो कि मुंह के श्लेष्मिक कला पर सफ़ेद रंग के चकत्ते बन जाते हैं। यह संक्रमण माता के संक्रमित स्तनों, अस्वच्छ बोतल तथा माता के संक्रमित हाथों द्वारा होता है। ठीक है, जो ओरल थ्रश होता है, एक तो ये फंगल इन्फेक्शन है जो कैंडिडा एल्बिकन्स द्वारा होता है, जो कि माता के संक्रमित स्तन या अस्वच्छ बोतल अथवा माता के संक्रमित हाथ द्वारा फैलते हैं। इसमें शिशु के मुंह की श्लेष्मिक कला में सफ़ेद रंग का चकत्ता बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे जो ओरल थ्रश होता है उसका मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग जेनेटियन वायलेंट का 0.5% जलीय विलयन प्रत्येक फीड के बाद मुख गुहा में डालना चाहिए। साथ ही स्तनपान कराने से पूर्व स्तन की स्वच्छता के बारे में सुनिश्चित हो लेना चाहिए, यानी स्तनपान कराने से पहले स्तन को पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना चाहिए। साथ ही संक्रमित शिशु के पालने में अन्य शिशुओं को नहीं सुलाना चाहिए। ठीक है, अगर किसी कारणवश बच्चा जो है वो ओरल थ्रश से संक्रमित हो गया है तो उस स्थिति में उसके कोई भी चीज़ को इस्तेमाल दूसरे बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हो गए नर्सिंग मैनेजमेंट। अगला है टिटनेस नियोनेट्रम। ठीक है, ये भी एक माइनर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, बच्चों में। तो ये जो होता है वो नवजात में होने वाला टिटनेस होता है जो शिशुओं की पेशियों में संकुचन के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके रोकथाम के। ठीक है, तो इसमें शिशुओं को स्वच्छ स्थिति में रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान स्त्री को टिटनेस के प्रति टीकाकरण किया जाना चाहिए। साथ ही उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण स्वच्छ और स्टेरलाइज होने चाहिए। साथ ही नाभिनाल की उचित देखभाल करनी चाहिए। उपयोग में ली जाने वाली ड्रेसिंग स्टेरलाइज होनी चाहिए। साथ ही शिशु को चोट लगने पर घाव की उचित देखभाल की जानी चाहिए। टिटनेस नियोनेट्रम जो होता है वो बच्चों में होने वाला टिटनेस होता है या शिशुओं में होने वाला टिटनेस होता है। ठीक है, उसमें हम लोग शिशु की स्वच्छ स्थिति में रखते हैं। साथ ही गर्भावस्था के दौरान स्त्री को टिटनेस के प्रति टीकाकरण करना चाहिए। साथ ही उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण स्वच्छ और स्टेरलाइज होना चाहिए। साथ ही नाभिनाल की उचित देखभाल करनी चाहिए और उपयोग में ली जाने वाली ड्रेसिंग जो है स्टेरलाइज होनी चाहिए। साथ ही शिशु को चोट लगने पर घाव की उचित देखभाल की जानी चाहिए, तभी जाके जो है वो नियोनेट्रम टिटनेस से बच सकते हैं। अगला है वॉमिटिंग। ठीक है, जो कि बच्चों में एक सामान्य समस्या है जिसका हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट। स्तनपान कराने वाली शिशुओं में अल्प मात्रा में रिगर्जिटेशन होना सामान्य है कि स्तनपान कराने के बाद माँ को शिशु का डकार दिलाने के बारे में बताना चाहिए। साथ ही शिशु को स्तनपान कराते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वमन की अधिकता से शिशु को निर्जलीकरण से बचाना चाहिए व चिकित्सक से उचित सलाह लेना चाहिए। ठीक है, वमन जो होता है वो बच्चों में एक आम समस्या है। ठीक है, बच्चा में आमतौर पर यह हो जाता है, तो इस कंडीशन में बचने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, कैसे बच्चे को डकार दिलाना है स्तनपान के बाद उसको माँ को बताना चाहिए। ठीक है, साथ ही हमेशा जो है साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब मल त्याग के दौरान अत्यधिक जोर लगाने के बाद भी कम मात्रा में सख्त मल का पास होना या जोर लगाने के बाद भी मल त्याग ना होना कब्ज कहलाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि अत्यधिक जोर लगाने के बाद भी मल अगर ना निकले या बहुत कम मात्रा में सूखा हुआ निकले तो उसी स्थिति को हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, जो बच्चों में पाया जाता है। इसका उपचार हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें शिशु को हल्के विरेचक देना चाहिए। साथ ही शिशु को फ्लूइड इंटेक बढ़ाना चाहिए। यदि शिशु जो दीर्घ समय से कब्ज से परेशान है तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर ज़्यादा दिन तक कॉन्स्टिपेशन बना रहे तो उस स्थिति में डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए। साथ ही साफ सफाई और फ्लूइड इंटेक को बढ़ाना चाहिए। साथ ही हल्के विरेचक देना चाहिए। अगला है उदरीय विस्तारण यानी एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो ये एक गंभीर समस्या हो सकती है जिसके उपचार हेतु शिशु को शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो होता है वो एक गंभीर समस्या होती है जिसके इलाज के लिए हमको हमेशा शिशु रोग के विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। इसके उपचार में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो पहला गैस को बाहर निकालने के लिए चिकित्सक की परामर्श द्वारा फ्लैटस ट्यूब डालनी चाहिए। साथ ही परीक्षण द्वारा उदरीय विस्तारण के कारण का पता कर उसका उचित मेडिकल तथा सर्जिकल उपचार करना चाहिए। ठीक है, जो भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है उसमें हम लोग शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह लेकर और फ्लैटस ट्यूब डालते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उचित मेडिकल तथा सर्जिकल उपचार इसमें किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप टाइप करके और ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं।
साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।